हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों ने बात करना है डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 पे। तो बायोलॉजी का सेशन मैंने शुरू किया है, जिस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो, पहले प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से वो दोनों वीडियो देखें। आज हम लोग तीसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे, जिसके ज़रिए हम लोग आज डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त करेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग इन 3 वीडियोस में मैं कवर कर लिया हूँ। ठीक है, चलिए अभी देखो, मैं आपको पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ। अभी तो जो नोट्स मैंने कल आपको दिया था, आज भी जो मैं नोट्स आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये नोट्स आपको नोट करके 1 से 2 बार पढ़ लेना। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई करिएगा, बस इसी फिगर से ही पढ़ाई करिए, ठीक है। अब आप जब भी रिवाइज करिए, आप नोट्स पूरा मत खोलिए, आप इस फिगर को ले लीजिए। जैसे अगर हम लोग को रिवाइज करना है कि हम लोगों ने पार्ट 2 तक क्या पढ़ा था, तो पार्ट 2 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया की जो पहली शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, बकल कैविटी, ठीक है। मुख से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, मुख से। मुख में कौन कार्य करता है, आपके दांत कार्य करते हैं। ऐसे ही आपको पढ़ना है, रिवाइज आपको ऐसे ही करना है। पहले 1-2 बार नोट्स पढ़िए, फिर उसके बाद यहाँ से जब भी आप इस तरह से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेगी। दांत और फिर आपका जीभ। अब दांत और जीभ से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दांत मैंने बताया था कुल 32 होते हैं। ऐसे आप शॉर्टकट में रिवाइज करिए, 32 में 20 और 12 में बांटिए। 20 आपके दूध वाला होता है और 12 ऐसा होता है जो जीवन काल में एक ही बार होता है, ठीक है ना। इन 12 में 8 और 4 थे। 4 आपके अक्ल वाले दांत थे, जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं, और 8 क्या थे, आपके प्रीमोलर्स थे। जीभ में हम लोगों ने जीभ के स्वाद के बारे में बात की थी कि आगे वाले भाग में क्या होता है, इधर क्या होता है और पीछे क्या होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने किया था, ठीक है। फिर यहाँ बकल कैविटी के पास आपकी आपकी स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं। फिर आपका ओसोफेगस आ रहा था। एसोफेगस से आप होते हुए आपका फूड स्टमक में आता था। स्टमक में 4 से 5 घंटे रहता है। यहाँ आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। उसमें आपका HCl होता है, उसमें आपका म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है। ये सब भोजन को यहाँ ऐसे मिलाते हैं। उसके बाद फिर ये होते हुए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के रास्ते से वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया आपको ऐसे ही यहाँ पर पढ़ना है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है आपका, ये जो सेक्शन है ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो सेक्शन है ये क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो होती है 6 से 7 मीटर। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी जो आपकी लंबाई होती है ये होती है 1.5 मीटर। लंबाई में इससे छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है, छोटा है, लेकिन फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है, इसका मैं कमेंट देखना चाहता हूँ। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है कि आखिर क्यों लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कहा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 से 7 मीटर है और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर है। फिर भी इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों पड़ा और इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये मुझे एक्सप्लेन, जितना आप एक्सप्लेन कर पाइए उतना एक्सप्लेन करके आप मुझे बताइए, ठीक है। करेंगे सभी लोग, कमेंट करना अनिवार्य है। सबका मैं कमेंट देखूंगा, एक एक का कमेंट मैं देखूंगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आज इसी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या क्या एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं, अभी सबको दिख रहा होगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ें। तो यह अधिक चौड़ी होती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की क्या होती है, चौड़ाई अधिक होती है। इसकी लंबाई लगभग, अब चौड़ाई लगभग कितना होता है, लगभग शायद 3.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। चौड़ाई कभी एग्जाम में पूछता नहीं है। लंबाई इसकी पूछती है, लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर का होता है, ठीक है। यह सीकम द्वारा छोटी याद से जुड़ी होती है। अब ये जरा मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ जो है क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ जो जिस जिस भाग से जुड़ती है उस भाग को कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। तो प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी भाग क्या होता है, तो वो सीकम होता है। क्या होता है, सीकम के द्वारा वो लार्ज इंटेस्टाइन से आपका जुड़ता है। अच्छा, एक सवाल मन में ये बनेगा, जब यहाँ से खाना पच के सारा पाचन क्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, पाचन क्रिया यहाँ पर समाप्त होने के बाद ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है,
जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इस पाइप के रास्ते कहाँ पहुँचते हैं, मतलब ये सीकम के रास्ते होकर कहाँ पहुँचते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लार्ज इंटेस्टाइन से जो अपशिष्ट पदार्थ है वापस इसमें भी चला जा सकता है। अब इसको रोकने के लिए एक वॉल्व लगा होता है लार्ज इंटेस्टाइन पे, यहीं पे एक क्या होता है, वॉल्व लगा होता है। उस वॉल्व से क्या होता है, भोजन अपशिष्ट पदार्थ एक बार यहाँ आने के बाद वो वापस उसमें जाने नहीं देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस जाने नहीं देता। उसे बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं उसको। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है, इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसके क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ इसमें आने के बाद वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका वापस नहीं जा पाता है। और दोनों जुड़े किसके द्वारा हैं, सीकम के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सीकम के द्वारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई क्वेश्चन यहाँ सीकम से बनते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, यह सीकम द्वारा छोटी आंत से जुड़ी होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम द्वारा जुड़ी होती है। छोटी आंत से अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पचने के बाद जो आपका भोजन का पार्ट बचता है, वो सीकम से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचती है। वह सीकम से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचती है, ठीक है। आगे, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि भोजन का संपूर्ण पाचन किस में हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ आपके किस में आते हैं, बड़ी आंत में आते हैं। तो बड़ी आंत में होता क्या है, बड़ी आंत में सवाल ये भी पूछ लेता है क्या होता है, तो यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीकम से नीचे अंगुली नुमा एक भाग होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह शरीर का वेस्टेज पार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पाचन क्रिया में ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम वेस्टेज पार्ट बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इस फिगर में। ये देखिए, सीकम यहाँ पर होता है और सीकम के नीचे जो उंगली नुमा पार्ट निकला है ना, आप छोटा सा आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। ये जो उंगली नुमा पार्ट सीकम के नीचे निकला, इसी को हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। इसका इस पूरे प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं था, वेस्ट पार्ट होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, वेस्टेज पार्ट ऑफ बॉडी, वेस्टेज पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। चलिए आगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया आपका अपशिष्ट पदार्थ। इसको अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग बोलते हैं फीकल। क्या बोलते हैं, फीकल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में मल बोलते हैं। अब ये मल जो है इस लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, अब ये मल इस लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ आता है, आपका रेक्टम में आता है। कहाँ आता है आपका, रेक्टम। रेक्टम को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाशय। तो यह फीकल जो है मलाशय में स्टोर हो जाता है। अब ये पूरा जितने भी वेस्ट पार्ट आपके हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो कहाँ आपके स्टोर होते हैं, रेक्टम, मलाशय में स्टोर होते हैं और एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एनस मतलब क्या हुआ, आपका गुदा। जो भी गुदा हो, ये गुदा जो है आपका, इसके द्वारा फिर ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, आपके बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये मलाशय हुआ, मलाशय फिर एनस से होती हुई चीज़ें क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस लार्ज इंटेस्टाइन से इतनी बातें आपको याद रखनी थी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसमें सीकम क्या है, रेक्टम क्या है, ठीक है। तो अपेंडिक्स क्या है, ये सारी बातें आपको लार्ज इंटेस्टाइन से मालूम। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग शुरू करेंगे स्लेवरी ग्लैंड्स। क्या शुरू करेंगे, स्लेवरी ग्लैंड्स। इसमें 3 ग्लैंड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग को 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। पहला आपका स्लेवरी ग्लैंड्स, दूसरा है आपका लीवर और तीसरा आपका पैनक्रियास। चलिए फटाफट हम लोग पढ़ते हैं तीनों के बारे में, ठीक है। लार ग्रंथि, पहली ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि, स्लेवरी ग्लैंड्स। ये बकल कैविटी के पास होता है। कहाँ होता है आपका ये लार ग्रंथि, बकल कैविटी के पास होता है। भोजन करते समय मुख से चिकना तरल पदार्थ निकलता है। जाहिर सी बात, जब भोजन करते हैं, मुंह चलाते हैं, तो आप चिकना तरल पदार्थ निकलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार कहते हैं। इसी लार को हम लोग पाचक रस भी कहते हैं। काम क्या होता है सबको पता है, स्टार्च को किस में तोड़ना, माल्टोज में तोड़ना, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर क्या होता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का क्या होता है यहाँ पर, पाचन होता है, ठीक है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो ना हो देखा हो, पहले देख लेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 जरूर ही देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीभ के दोनों तरफ 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जीभ के दोनों तरफ कितने जोड़े में लार ग्रंथियाँ होती हैं, 3-3 के जोड़े में लार ग्रंथियाँ होती हैं। बस लार ग्रंथि से उतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आ जाते हैं मेन पार्ट ग्रंथियों का, जिसे हम कहते हैं यकृत, लीवर, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ये आपका लीवर है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये आपका हुआ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के रास्ते से ग्रहणी, इसको हिंदी में बोलते हैं। स्टमक में
डुओडेनम के रास्ते से कहाँ आता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना आता था। ठीक है, सी शेप का होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबको पता है। और ये आपका होता है पैनक्रियाज। क्या होता है आपका, पैनक्रियाज। चलिए क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं हम लोग देखते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है लार्जेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, तो क्या होती है, लीवर होता है, यकृति। ठीक है, अगला, इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना वजन होता है इसका, लगभग 1.5 किलोग्राम वजन होता है। यह पित्तरस बाइल जूस का स्रावित करता है, सिक्रीट करता है। इस लीवर, इस यकृति से हमारा क्या सिक्रीट होता है, पित्तरस। और ये पित्तरस स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय बोले तो गाल ब्लैडर। अगला पॉइंट यही है, पित्तरस पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्तरस कहाँ स्टोर होता है, यकृत से बनने के बाद वो कहाँ स्टोर होता है, आपका पित्ताशय में क्या होता है, स्टोर होता है। आगे पित्तरस से कुछ खास बातें जो एग्जाम में पूछता रहता है। पित्तरस का पीएच कितना होता है, तो पित्तरस का पीएच होता है आपका 7.7 से लेके 8.4 तक होता है, वेरी करता रहता है। 7.7 से लेकर 8.4 तक ये पित्तरस का पीएच होता है। कितना अमाउंट में बनता है ये, तो लगभग 600 ml से लेकर 1 लीटर तक का पित्तरस डेली आपके शरीर में बनता है। ठीक है, आगे एक पॉइंट याद रखना, इस पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है जो भोजन को पचाए। जैसे जठर रस में आपका होता था ना, HCl होता था, म्यूकस होता था, पेप्सिन होता था। ठीक है, जठर रस कहाँ से निकलता था, नहीं देखा हो वीडियो तो जाके देख लीजिए। अमाशय से आपका क्या निकलता था, जठर रस निकलता था। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पीछे जाके पढ़ लीजिए एक बार। तो इसमें कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता है पित्तरस में जो आपके पाचन क्रिया में कार्य करे। ठीक है ना, तो इसका काम क्या होता है, देखो ये क्षारीय पदार्थ का होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होता है, क्षारीय। 7.7 से लेकर 8.4 तक इसमें क्या है, आपका इसका स्केल है। तो ये करता क्या है, जो आपके स्टमक में जो HCl सिक्रीट हुआ होता है जठर रस के द्वारा। ठीक है, तो ये खाने का जो प्रकृति है इसको क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है, एसिडिक नेचर का खाना बना देता है। तो ये पित्तरस यहाँ से निकल कर इस स्टमक में जाता है। ठीक है, और स्टमक में जाकर अब इस अम्लीय जो आपका भोजन का प्रकृति बन गया है उसे किस में बदलता है, क्षारीय में बदलता है, बेसिक स्ट्रक्चर में ले आता है। तो यही पित्तरस का मेन काम होता है कि अमाशय में अम्लीय प्रकृति के भोजन को किस में करता है, वो क्षारीय प्रकृति में करता है। इसका ये मेन काम होता है। ठीक है, अब पित्तरस में क्या क्या होता है ये भी क्वेश्चन बनता है। पित्तरस बना किसका होता है, पित्तरस में आपके जल पाए जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, यही आपका क्षारीय। इसी के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण ये बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक। और इसमें बाइल पिगमेंट पाया जाता है। बाइल पिगमेंट के कारण ये क्या होता है, ठीक है। और बाइल पिगमेंट में एक आपका होता है बिलुब्रीन। क्या मिलता है आपका, बिलुब्रीन। ये क्वेश्चन सब यहाँ से बनते हैं, याद रखिएगा। पित्तरस में होता क्या है, जल, सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में क्या पाया जाता है, बाइल पिगमेंट में बिलुब्रीन पाया जाता है। बिलुब्रीन क्या होता है, बिलुब्रीन हल्के पीले रंग का पदार्थ है। ठीक है, हल्के पीले रंग का। देखो पीलिया कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति को पीलिया हुआ होता है तो आपको पता होता है उसका लीवर, यकृत क्या होता है, उसमें सही तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, यकृत के सही तरीके से काम ना कर पाने के कारण क्या होता है, ये बिलुब्रीन क्या होता है, मात्रा इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी वजह से शरीर का रंग कैसा पड़ने लगता है, पीला पड़ने लगता है, इसीलिए इसका नाम भी है पीलिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। तो बाइल पिगमेंट में कौन सा चीज़ होता है, बिलुब्रीन होता है। इसका रंग कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। पित्तरस अमाशय में जाकर अम्लीय एसिडिक नेचर को बेसिक नेचर में बदलता है। बताया ना, अमाशय में जाता है और जो अम्लीय प्रकृति का जो भोजन होता है उसको किस में बदलता है, क्षारीय प्रकृति में बदलता है। यही इसका मेन कार्य है पित्तरस का। ठीक है, तो पित्तरस कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। इसका पीएच कितना है, 7.7 से लेकर 8.4 तक। कितना बनता है, 600 ml से लेकर 1 लीटर तक। इसमें कोई एंजाइम पाया नहीं जाता है। किस किस चीज़ का बनता है ये याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं, पित्तरस से बनते हैं। ठीक है, तो यकृत का यही मेन काम है जो आपका जो है पाचन में कार्य होता है। ठीक है, अब यकृत के कुछ और मुख्य कार्य जो पाचन, अब देखो यकृत के कई और कार्य, ब्लड से भी कई कार्य हैं। ब्लड में थक्का जमने के लिए ये फिब्रोनोजिन नामक एंजाइम भी जो है सिक्रीट करता है। तो ये सब हम लोग रक्त में जब आगे पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ग्लैंड्स का, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम,
अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, ये सब जब पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में तो अलग से वहाँ पे यकृत के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अभी केवल पाचन से रिलेटेड हम लोग बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे तो पित्त रस का श्रावण करता है, एक कार्य इसका ये हो गया। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ये भी यकृत का ही कार्य होता है, याद रखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है पाचन में, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। और क्या कार्य होता है, विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, ठीक है। विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत ही बदलता है। और वसा का इमल्सिफिकेशन भी कौन करता है, यकृत ही करता है। तो पाचन में ये 3-4 काम होते हैं यकृत के जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे मेन होता है पित्त रस का श्रावण करना, ठीक है, सिक्रेट करना। विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है, ठीक है। ये अगर आप नहीं होगा तो धीरे धीरे आपको गठिया रोग हो जाएगा, अमोनिया बढ़ता जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, गठिया रोग। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे ग्लैंड पर जिसका नाम है पैनक्रियाज। क्या नाम है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भुट्टे के आकार का होता है, पीले रंग का भुट्टे के आकार का होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है। यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा, यकृत के बाद ये मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। और इससे एक क्वेश्चन और बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। अब एक मन में सवाल आएगा, ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी क्या है। तो याद रखिए, शरीर में 2 चीज़ें सिक्रेट होती हैं, एक होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम्स। तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, और जितने भी एक्सोक्राइन होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं। तो ये जो आपका पैनक्रियाज है ये एक ऐसा ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। बाकी और इसके बारे में डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा, मिश्रित ग्रंथि एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी, इसका मतलब हार्मोन भी करता है और एंजाइम्स भी करता है। आगे पैनक्रियाज के एंडोक्राइन भाग से, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन वाले भाग से, एंडोक्राइन भाग में लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाज में। और एक लाइन और बढ़ा लीजिए, पैनक्रियाज के किस भाग में पाया जाता है, एंडोक्राइन भाग में पाया जाता है, ठीक है। इस एंडोक्राइन भाग में क्या होता है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, ठीक है। वहीं से ये लैंगरहैंस आपको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस मिलता है, ठीक है। आगे अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज में इंसुलिन स्रावित होता है जो ग्लूकोज को ग्लूकागन में बदलता है। तो इससे पैनक्रियाज से क्या सिक्रेट होता है, ये पैनक्रियाज का सबसे मेन काम होता है इंसुलिन को सिक्रेट करना। और इंसुलिन का काम क्या होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लूकागन में बदलना, ठीक है। आगे सभी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं, और पाचन क्रिया में इसका मेन काम क्या होता है कि ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ये आदि एंजाइम्स इस मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पाचन एंजाइम जो है, एंजाइम मतलब एक्सोक्राइन सिस्टम, मिश्रित ग्रंथि है ना, हार्मोन भी करता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और ये एंजाइम्स भी देता है, कौन कौन से, बड़े ही महत्वपूर्ण यहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं आपके। ट्रिप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन पाचन करेगा प्रोटीन का, अमाइलेज पाचन करेगा आपके कार्बोहाइड्रेट का, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और लाइपेज किसका करेगा, लाइपेज करेगा फैट का, वसा का, ठीक है। तो ये सारे पाचक एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस से, मतलब और ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रेट होता है, पैनक्रियाज अग्नाशय से। तो ये सबसे मेन काम है पाचन क्रिया में इसका, ठीक है। तो बस ये ग्रंथियाँ भी यहाँ पे समाप्त हुई। अग्नाशय से आपको याद रखना है इतनी बातें पाचन में। दूसरी बात यकृत के बारे में आपको याद रखना है, और लार ग्रंथियों से याद रखना है, ठीक है। तो पाचन क्रिया के जो भी नोट्स थे ये लगभग मैंने आपको बता दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा, सारी बातें आप क्या करिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 बार पढ़ लिएगा, 1-2 बार पढ़ने के बाद आपको इसी फिगर से हमेशा पूरा कहानी पढ़ना है, ठीक है। इसी पूरे फिगर से ही हमेशा आपको रिवाइज करना है, यहाँ से यहाँ तक भोजन पहुँचना, शुरू से लेके जिस तरह से यहाँ से सब पूरा काम हो रहा है आपका, ये पूरी चीज़ें आपको क्या करना है, इसी फिगर से बार बार रिवाइज करते रहना है। अब हम लोग आते हैं कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फटाफट सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थ का स्रोत क्या है, तो मैंने अभी कल ही बताया था 2 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और वसा भी होता है। त्वरित ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, लंबे समय के लिए ऊर्जा चाहिए तब क्या होगा, वसा। पूछेगा लंबे समय के लिए ऊर्जा का स्रोत तो वसा।
त्वरित तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या चाहिए आपको? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऊर्जा का पदार्थ का स्रोत क्या होगा? ऑप्शन में अगर दोनों रहता तो यहाँ फंस जाता, क्योंकि यहाँ त्वरित और लंबा कुछ नहीं लिखा था। फिलहाल कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इसका आंसर आप लोग दीजिए। भोजन वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? जल्दी बताइए सभी लोग, आंसर दीजिए फिर मैं बोलूँगा। लाइपेज वसा का पाचन करता है, कहाँ से सिक्रीट होता है ये? अभी मैंने बताया कहाँ से सिक्रीट होता है, अग्नाशय से। पैनक्रियाज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, बताया ना अभी मैंने, तो पॉइंट याद रखिएगा, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए। कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? दूध का खट्टा होना किसके कारण? तो आप सबको पता है किसके कारण। आंसर बोलिए सभी लोग जरूर, रिवाइज होगा आप सभी का। लैक्टिक एसिड, आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में कौन सी अधिक लंबी होती है? तो आप सबको पता है कौन सी लंबी होती है? छोटी आंत। कितना? 6 से 7 मीटर। बड़ी आंत 1.5 मीटर। आप सबको कमेंट में बताना है इसका नाम छोटी, इसका नाम बड़ी क्यों पड़ा? जब लंबाई में ये बड़ा है ये छोटा है तो ऐसा उल्टा नाम क्यों हुआ? ये आप सभी को कमेंट में बताना है जरूर, मैं कमेंट देखूंगा सबका। अगला, लार एमाइलेज नामक एक पाचक एंजाइम विटामिन, खनिज पदार्थ तथा वसा तथा कार्बोहाइड्रेट में किसका पाचन आरंभ करता है? तो आपको बताना लार एमाइलेज जो होता है ये किसका पाचन करता है? लार एमाइलेज कहाँ बनेगा? तो आप सबको पता है बक्कल कैविटी, लार ग्रंथियों से निकलता है। किसका पाचन करता है वो? विटामिन का, खनिज पदार्थ का, वसा का कि कार्बोहाइड्रेट का? क्या होगा आंसर? सभी लोग मन में बोलिएगा, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। नोट कर लीजिएगा, ये सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने उठाए हैं यहाँ पे। मानव शरीर में किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन हो जाता है? तो किस में होता है? छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में। चलिए, क्वेश्चन का तो सबको पता हो गया, अब आपको बताना है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? अभी आपने बताया कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज। कौन सा होता है? लार एमाइलेज। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल का संबंध है, तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? सभी लोग बोलिए आंसर। वसा से। किससे है? वसा से। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? कल के वीडियो में था, जल्दी बताइए कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? जिन लोगों ने पढ़ा वो सब बता ले रहे होंगे। HCl, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा आंसर? HCl। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? किस अंग से शुरू होता है? सबको पता है ना, सबने देखा है ना, बक्कल कैविटी। कहाँ से? बक्कल कैविटी, मुख गुहा से। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई? 10 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी तथा अग्नाशय में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो बड़े आसानी से बता सकते हो, छोटी आंत होता ही होता है, बड़ी आंत भी होता है, अग्नाशय तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो कौन सा नहीं होगा? जो बचा वही नहीं होगा, कौन? रसधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमाशय में दूध का फटना होता है, किसके कारण दूध फट जाता है? कौन सा एंजाइम होता है? तो आप सबको पता है कौन सा होता है? रेनिन होता है। दूध का फटना किससे होता है? रेनिन। मतलब दूध, जो अमाशय में जो दूध के प्रोटीन होते हैं उसको तोड़ता है रेनिन, बाकी सारे प्रोटीन को कौन तोड़ता है? तो वो पेप्सिन तोड़ता है, ट्रिप्सिन तोड़ता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता किस लिए होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है भाई बताइए सभी लोग? किसके लिए होती है? वृद्धि के लिए। किसके लिए? वृद्धि के लिए। ठीक है, क्वेश्चन था ना कल वाले वीडियो में, बच्चों के वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक क्या है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही दिख गया, शरीर में भोजन का भाग नहीं पचता, तो भोजन का कौन सा भाग ऐसा है जो शरीर में नहीं पचता? वो होता है सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो सबसे लंबा भाग क्या होता है भाई एलिमेंट्री कैनल में? तो सबसे लंबा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसे हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। 6 से 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबा भाग। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग कितना होता है? अभी पढ़ा आप लोगों ने, कितना होता है? नहीं, कल पढ़ा था। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? सभी लोग बताइए।
अम्लीय प्रकृति का होता है, उसमें HCl मौजूद है। जब ऐसे सोचोगे तो चीज़ें आएगी। HCl मौजूद होता है, जब HCl मौजूद हो तो कितना होगा, 1 से 3 तक वेरी करता है, कल बताया था ना, 1 से 3 तक वेरी करता है। पेप्सिन पाचन करता है, तो पेप्सिन कहाँ पाचन क्रिया प्रारंभ करता है, आमाशय में करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अगला दूध का प्रोटीन होगा तो रेनिन करेगा, बाकी प्रोटीन पेप्सिन करता है। आहार नली में पेशीय संकुचन कहलाता है। ये जो आहार नली था ना, ओसोफेगस पाइप, यहाँ से जिस संकुचन द्वारा फूड आता है, उस संकुचन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लार का एमाइलेज किसको खंडित करता है। तो एमाइलेज किसको खंडित करता है, अभी बताया, फिर अभी देखा हम लोगों ने, किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट को। किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च, जो भी ऑप्शन मेरे, दोनों एक ही बात है। यदि अमाशय में किसी भी HCl का उत्पादन ना हो तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करता। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है अगर आपका जो स्टमक था, अमाशय था, अगर उसमें HCl नहीं निकलता है तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो काम ही नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, वो एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन आपका सिक्रेट ही नहीं हो पाएगा या HCl नहीं आता है। HCl ही प्रेरित करता है पेप्सिन को, और पेप्सिन नहीं आएगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अभी पढ़ा आप लोग, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है, और दूसरी कौन सी होती है, पैनक्रियाज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन। तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या होता है, कैसीन। इसका पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आमतौर पर हम सभी खनिजों को डैश से प्राप्त करते हैं। तो जितने भी खनिज पदार्थ हैं हम किससे प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, भोजन से। अगला क्वेश्चन, इलियम क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, आप सभी लोग का सेकंड आपका ये है, इलियम क्या है। ठीक है, इलियम क्या है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर दिख गया। चलिए अब बता ही देता हूँ आपको, इलियम क्या है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। इलियम छोटी आंत का क्या है, अंतिम भाग है। ये छोटी आंत आपकी जहाँ समाप्त होती है और बड़ी आंत जहाँ से शुरू होती है, तो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है इलियम, और बड़ी आंत का शुरुआती भाग क्या होता है, सीकम। अभी पढ़ा, सीकम के द्वारा छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। तो बड़ी आंत का स्टार्टिंग पॉइंट होता है सीकम, और छोटी आंत का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, इलियम। आपके लिए अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये तो आपको पता चल गया, इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। आपको बताना है छोटी आंत का, ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आज आपके, छोटी आंत का शुरुआती भाग क्या कहलाता है। अंतिम भाग तो आपका हो गया इलियम, तो जो शुरुआती भाग होता है ये आपको बताना है क्या कहलाता है। ये सभी को आप सभी लोगों को ये आपको जो है मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को छोटी आंत बड़ी आंत क्यों कहा गया, हालांकि लंबाई में वो बड़ा है, ये छोटा है। और दूसरा क्वेश्चन, छोटी आंत के शुरुआती भाग को, एकदम ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। अंतिम भाग इलियम होता है, और शुरुआती भाग क्या होता है, जहाँ से भोजन जो है आपके छोटी आंत में आता है, उस भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देखना है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, सबको पता है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, 20 अमीनो एसिड से होता है, कल के क्वेश्चन में था। तो अमीनो एसिड से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी बार होता है ये, 2 बार बनता है। एक बार बनने वाले दांत 12। अक्ल के दांत सामान्यतः मनुष्य में कब निकलता है, सभी लोग बताइए, कल के वीडियो में था, कब निकलता है, 18 वर्ष के बाद निकलता है, मोलर्स। ठीक है, 18 वर्ष के बाद निकलते हैं। मानव शरीर में वेस्टेज भाग, मानव शरीर का वेस्टेज भाग क्या है, अभी सभी लोगों ने पढ़ा, सीकम के नीचे अंगुलीनुमा भाग, ये पूरा ऐसे बोला करिए, सीकम के नीचे अंगुलीनुमा भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन, तक तो नहीं गए सब लोग अभी। अमाशय में भोजन लगभग कितनी देर तक रहता है, तो 4 से 5 घंटे तक रहता है लगभग अमाशय में। अमाशय में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं किया हम लोगों ने। जो भोजन पच जाता है, देखो अमाशय में 2 क्रिया संपन्न होती है, एक तो भोजन आपका, ठीक है, एक तो भोजन आपका क्या होता है, पच के वहाँ से जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा हमेशा, ये अवशोषण होता है विलाई के द्वारा, VILLI, किसके द्वारा, विलाई के द्वारा, वहाँ से उसका भोजन का
अवशोषण होता है, ठीक है, विलाई द्वारा। अगला क्वेश्चन, ग्रहणी किस आकार का होता है? ग्रहणी किस आकार का होता है? ग्रहणी जिसको मतलब ड्यूडेनल्स है ना, जिस रास्ते से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आता था, सी आकार का होता था। किस आकार का होता था? सी आकार का होता है। हाँ ठीक है, नहीं करना अभी, चुप रहो। हाँ ठीक है, सी आकार का, सॉरी। अमाशय किस आकार का होता है? अमाशय आपका किस आकार का होता है भाई? ये जो अमाशय से बना होता है ना, अमाशय किस आकार का होता है? ये जो अमाशय आपका ऐसे रहता था, तो किस आकार का ये होता था? जे आकार का होता था, ठीक है। किस आकार का? जे आकार का। छोटी आंत का शुरुआती भाग किससे जुड़ा होता है? ये तो आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे नीचे जाना है तो कैसे जाऊं? क्वेश्चन नंबर 35 पे तो ये भी होमवर्क आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, छोटी आंत और बड़ी आंत किससे जुड़े होते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत किससे जुड़ा होता है? सीकम। सीकम बड़ी आंत का शुरुआती पार्ट होता है और इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आई थिंक खत्म, ठीक है। तो ये हुए आपके 35 क्वेश्चन। आशा है कि ये वन लाइनर भी आप सभी लोग लिख लोगे। इसके पहले भी 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, लगभग 80 क्वेश्चन हम लोगों ने इस टॉपिक से कर लिया, ठीक है। 80 क्वेश्चन हो गए और इसके नोट्स भी आप लोग को मिल गए। तो आशा करता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम सबका कंप्लीट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। अगला जो चैप्टर मैं आपका बनाऊंगा वो किससे बनाऊंगा? विटामिन्स पे बनाऊंगा, ठीक है। विटामिन्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिसरण तंत्र आपका, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये दो टॉपिक खत्म होने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम और विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और विटामिन्स के ख़त्म होने के बाद इन दोनों टॉपिक का टेस्ट होगा। टेस्ट आपके लक्ष्य ग्रुप में होगा। ऐसे जितने स्टूडेंट्स जो लक्ष्य ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हों, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा। जितने भी लोग आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7379089784, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ 784 है, 7379089784, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम लिख के मैसेज करिए, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और इसका टेस्ट विटामिन के ख़त्म होने के दूसरे दिन ही आपका इसका टेस्ट होगा, दोनों टॉपिक का मिलाकर, ठीक है। तो सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार होइएगा, अच्छे से पूरा तैयारी आप इसका करिए। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे समाप्त होता है। और एक आखिरी रिक्वेस्ट आप सभी से, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो। आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको नहीं लगता कि कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल शेयर लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप लाइक करिए, आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। ये जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, अंतिम बात ये कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आज के लिए इसमें इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।